गा रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को बनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले भारत की सेना, उसका आभार, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी। उनके पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पे हमें सबको गर्व है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व न हो। हमें अपनी फौज पर गर्व है और हमें इस बात के लिए भी गर्व है कि जब सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस है उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है। और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? वैसे तो अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, दरअसल वो विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने साल बाद भी ऐसे मुद्दे बने हुए हैं। ये बात अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष की नहीं है, देश की सुरक्षा की है, जनता के जीवन और रक्षा की है। हम सब मिलकर के कोई ऐसी नीति रणनीति बनाते क्यों नहीं है जिससे सीमाएं हमेशा हमेशा शांत रहें। लेकिन पहलगांव की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। और अभी जब मैं सुन रहा था और बहुत ही
उत्तेजित भाषा में जब जवाब मिल रहा था, उत्तेजित भाषा इसीलिए बोल रहे हैं कि जनता सम्मोहित हो जाए, जनता स्वीकार करने लगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप कितना भी उत्तेजित बोलें, देश की जनता समझ रही है। ये सही है कि जनता के इमोशंस का लाभ आप उठा रहे हैं शासन करने के लिए। जनता का इमोशन का लाभ उठाती है सरकार। मुझे याद है कि जिस दिन पहलगाम हमला हुआ, उस दिन वहां का हर पर्यटक पूछ रहा था, जो पर्यटक पूछ रहे थे कि खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। आखिरकार ये सबके मन में सवाल यही है कि जिस समय घटना हुई, आखिरकार उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था। और जो सरकार ये दावा करती है, 370 के बाद ये कहा सरकार ने कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा। जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे। और आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है? और फिर सरकार को ये जरूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई, और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए, कम से कम देश के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। क्योंकि हमारी सीमा पर जो सुरक्षा है, जो रक्षा करने वाले हमारे सेना के लोग हैं, वो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है? और सरकार को कम से कम ये जानकारी देनी चाहिए सदन को, देश की जनता को, कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है? कम से कम क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं, और जो सवाल पर्यटक पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है, वो जो बाद में ठग साबित होते हैं, जो हमारी रक्षा क्यों नहीं की गई? पहलगाम के दूसरे दिन की जिस तरह की राजनीतिक कार्टून, क्योंकि जिस तरह का लाभ लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब ने देखा कि पहलगाम के दूसरे दिन ही जिस तरह का राजनीतिक कार्टून भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से पब्लिश किया गया और हमारे द्वारा घोर आपत्ति किए जाने पर हटाया गया, उसने साबित कर दिया कि भाजपा के लोग भी जानते हैं कि दुख की इस घड़ी में
उन्होंने देश की भावनाओं के साथ बेहद शर्मनाक खिलवाड़ किया है। भाजपा बताए कि ऐसे संवेदनहीन लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। ये अति गंभीर प्रश्न है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर दबाव डाल करके बयान भले बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपा याद रखें, बयान बदलवाने से सच नहीं बदल जाता है। पहलगांव के शहीद सैनिक की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर उनसे जिस तरह का दुर्व्यवहार और उपशब्द कहे गए, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी है, आहत और शर्मिंदा हुआ है। ये सब जानते हैं कि किन लोगों की हरकत थी। इस संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में हमने महिला आयोग को पुरजोर अपील की थी कि वो नारी की गरिमा के विरुद्ध गलत बयानी करने वालों के खिलाफ केवल शाब्दिक औपचारिकताएं न निभाएं और बल्कि सही से कार्रवाई करें, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया सरकार ने। पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए बयान के लिए निंदनीय शब्द से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदन की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण और उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो बेहद शर्मनाक है। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में एलजी साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन यह नहीं बताया कि फेलियर क्यों हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार का यह जवाब जरूर आए कि फेलियर क्यों हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो प्रचार किया गया वो भी निंदनीय है। सच तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का होना ही सरकार की विफलता का प्रतीक है। इससे बड़ी विफलता सरकार की कोई नहीं हो सकती कि अध्यक्ष महोदय हम और आप सब मिलकर के बैठ करके सिंदूर ऑपरेशन पर बहस करें, चर्चा करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रुकवाया है। ये बात कई बार माननीय सदस्यों की तरफ से आई है कि आखिरकार किसने रुकवाया। हमसे हमारी संप्रभुता खंडित हुई है। संप्रभुता ही स्वतंत्रता की सुनिश्चित करती है। इधर आजादी के अमृत काल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उधर हमारी इंटीग्रिटी को चुनौती दी जा रही है। देश की विदेश नीति पूरी तरह फेल है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। ये हमारी विदेश नीति का संकट काल है। हमारे पड़ोसी देश या तो अतिक्रमण कर रहे हैं या हमारे साथ नहीं खड़े हैं। और अध्यक्ष महोदय, जो हमारे मंत्री जी हैं जिनका क्षेत्र बिल्कुल सीमा पर है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आखिरकार पड़ोसी देश कितना हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है। गंभीर नहीं है। समाजवादियों ने हमेशा देश की सरकारों को चिताया है कि असली चुनौती और प्रतिद्वंद्विता किस देश से है, कौन पूर्वोत्तर की सीमाओं में इंक्रोचमेंट कर रहा है। सरकार को ऐसे मामलों में साहस और समझदारी से काम लेना होगा। सीमाओं से समझौता नहीं करना चाहिए। आज सरहदों के साथ देश के कारोबार को भी चुनौती मिल रही है। सरकार को आगे बढ़कर के उसका समाधान करना है, 2 कदम पीछे करने नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों को सुनने में मिलता है, ये सरकार जवाब दे कि आखिरकार जो पाकिस्तान है उसके पीछे कौन सा देश खड़ा है। आखिरकार हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना हमारे देश में आतंकवाद से खतरा है। सरकार की जो नीतियां हैं,
सरकार के जो फैसले हैं वो कहीं न कहीं ऐसे हैं जो हमारा सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, उसी की व्यापारिक गतिविधियों में मदद करने का काम करते हैं। सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों के लिए गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। हमारा व्यापार कारोबार मजबूत होगा तो कोई हमें चुनौती नहीं दे पाएगा। बात केवल $1 ट्रिलियन की नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की होनी चाहिए। एक तरफ स्वदेशी की नीति को इस प्रकार सरकार ने ताक पर फ्री ट्रेड की बात की है, तो दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग की जगह देश को ट्रेडर कंट्री बनाकर छोड़ दिया है। यही देश के बेरोजगारी की वजह भी है। ट्रेडर्स की मुनाफाखोरी और चंदा वसूली की वजह से महंगाई बढ़ रही है। आर्थिक मामलों में ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार के कारण हर जगह सड़कें और पुल ध्वस्त हो रहे हैं, टंकियां गिर रही हैं और करप्शन जगह जगह लीक होकर के टपक रहा है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा इस समय पर कि कुल मिलाकर सरकार को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए एफआईआर जरूर करना चाहिए। सरकार को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए एफआईआर लाने की जरूरत है। वो हर बार ये कहकर नहीं बच सकती कि चूक हुई है, क्योंकि हर बार सरकार ये कोशिश करती है कि इन घटनाओं से बच जाएं हम, केवल चूक कहकर करके। केवल हमारी सीमाएं जो पाकिस्तान से जुड़ी हैं, वहां तो आतंकवाद का हमेशा खतरा ही रहता है, लेकिन जो दूसरी सीमाएं हमारे देश की जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हमारे देश को लगातार खतरा बढ़ता चला रहा है। आज अपनी सीमा की स्थिति गलवान से पहले की स्थिति तक भी नहीं लौटी है। जो पहले स्थिति थी वहां ये सरकार नहीं पहुंच पाई है। वास्तविक में नियंत्रण रेखा के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बफर जोन जब भारतीय गश्ती के लिए उपलब्ध नहीं है, तो पूर्वी लद्दाख में अतिरिक्त भारतीय तैनाती जारी है, जिससे सेना को सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि जब इतने महत्वपूर्ण समय पर बहस हो रही है, तो सरकार अपनी अग्निवीर वाली योजना को वापस लेने का काम करेगी, जिससे कम से कम सेना की कमी, हमें सेना को पूरी की पूरी सेना मिल सके। जनवरी में अपनी वार्षिक प्रेस वार्ता में जब सेना प्रमुख से ये पूछा गया, तो उन्होंने जवाब डालते हुए कहा कि गश्ती से जुड़े फैसले अब स्थानीय कमांडरों पर छोड़ दिए गए हैं। जैसे भारत की सीमाओं की पवित्रता अब राजनीतिक नेतृत्व का नहीं बल्कि स्थानीय सेवा अधिकारियों का मामला रह गया है। इस पे भी सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जहां लगातार हमारी सीमाओं का एनक्रोचमेंट हो रहा है। चीन ने भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोक दी है। सुना है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनें, डीएपी जैसे उर्वरक और यहां तक कि कई बड़ी कंपनियों की रणनीति के तहत उनकी सप्लाई रोकने का काम किया है। जहां हम एक तरफ आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं, वहीं हम किस पर निर्भर होते चले जा रहे हैं, ये भी विचार करने का सवाल है। सुनने में आ रहा है कि कुछ महीनों के बाद सरकार बीजिंग में मंत्री अधिकारी सब मिलकर के कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो कूटनीतिक भागदौड़ चल रही है, कहीं कोई हमारी कमजोरी तो नहीं उजागर कर रही है। इसलिए जहां हमें पाकिस्तान से खतरा है, उसकी सीमाओं से हमारा आतंकवाद आ रहा है, वहीं जो उसके पीछे खड़ा हुआ देश चीन, उससे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, हम सब समाजवादियों ने कई मौकों पर ये बात रखी और कही कि हमारा खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमारा खतरा है चीन से।
न केवल वो हमारी जमीन छीन रहा है समय समय पर, बल्कि हमारे बाजार को भी छीनने का काम कर रहा है। इस सरकार को कहीं न कहीं आतंकवाद को और पाकिस्तान को लगाम लगाने के लिए 10 से 15 साल का ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे कि वहां से हमारा कारोबार कम होता चला जाए। और अगर हमारा देश महोदय कारोबार कम नहीं होगा तो हम अपने देश को आत्मनिर्भर भी नहीं बना पाएंगे। ये जो आत्मनिर्भर का नारा है, कहीं ऐसा तो नहीं है नारा कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा हो? क्या व्यापार और राजनीति का संबंध ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे का लाभ उठाएं? और याद रखें कि अगर हमें पाकिस्तान से खतरा है तो चीन राक्षस है, वो हमारी जमीन और हमारी बाजार दोनों छीन लेगा। मैं अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। और मुझे याद है जब पिछली बार चीन से सवाल खड़ा हुआ था, ये सरकार पता नहीं कैसा फैसला लेती है। और मैं अभी विदेश मंत्री जी को जब सुन रहा था तो विदेश मंत्री जी कह रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम पुल अच्छे बना रहे हैं, हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं, हम ब्रिजेस अच्छे बना रहे हैं। क्या ये सच्चाई है कि जिस तरह का चीन अपने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्या उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन रहा है? इसका जवाब जरूर सरकार दे। वहीं जहां हमारे डिफेंस को स्ट्रेंथन जितना हम करेंगे उतनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। ये जो बजट लगातार कम होता चला जा रहा है, इस बजट को बढ़ाना चाहिए और कम से कम जीडीपी का 3% बजट डिफेंस का होना चाहिए। और जो बजट डिफेंस का हो वो नॉन लैप्सेबल हो, मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड हो जिससे कि लैप्स न करे और हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार चलता रहे। जो हमें कई बार आश्वासन मिलता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो जाएगा, आखिरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए हमें वर्षों क्यों इंतजार करना पड़ता है? आखिरकार इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है हमारा, वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट आखिरकार क्यों नहीं होता है? जहां सरकार समय समय पर डिफेंस एक्सपो के नाम पर न केवल भारत बल्कि दुनिया से ये कहती है कि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करें। आखिरकार डिफेंस एक्सपो के इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम के बाद कितना डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है? और साथ ही साथ जब आत्मनिर्भर की बात हो तो हमारे देश की अपनी रक्षा करने के लिए हमारे अपने लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? यह सरकार इतना क्यों नहीं जोखिम उठा रही कि हम खुद तैयार हों उन चीजों को बनाने के लिए? इसलिए मैं एक बार फिर ये कहता हूं कि जहां पर सेना ने बहुत बहादुरी के साथ अपने पराक्रम के साथ पराक्रम, वीरता और अदम्य शौर्य की जो उन्होंने परिचय दिया, उसके लिए फौज को मैं बधाई देता हूं। लेकिन अभी जब मैं सुन रहा था, ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष
अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और फिर पहलगाम में किसी भी दल ने आपके साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की, लेकिन राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की, हमारे से भी उठाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। ये राजनीति कौन कर रहा है? और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? और मैं आज अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम वॉर के खिलाफ हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन सीमा पर शांति रहे, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। झगड़ा मैं आज भी कहता हूं, ये लड़ाई आपको, जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान से आप नहीं लड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कितना भी छिपना चाहोगे, छिपाना चाहोगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई है, ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी। और जो समय आप बताते हैं कि इस समय से इस समय तक हमारी एयरफोर्स और हमारे लोगों ने हमला किया, टेररिस्ट लोगों के तमाम सेंटर्स को खत्म किया है, तो हमारे मन में भी एक इच्छा आती है कि हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं हम आपसे, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। इतने बेहतरीन पायलट किसी के पास नहीं है जितने बेहतरीन पायलट हमारे पास हैं। और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बनाया था कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आपका एयरक्राफ्ट वहां पर उतर जाएगा। और देश में पहली बार सुकोई, मिराज और हरकुलस अगर किसी ने सड़क पर उतारे थे तो वो समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने सड़क पर उतारने का काम किया था। सही बात। और दूसरा, देश महोदय, मैं और जानकारी देना चाहता हूं, आपके देश के प्रधानमंत्री जी जिस हमारे देश के नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे हैं, बात खत्म हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बोलता हूं,
अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बहुत अच्छा मान रहा था कि आप ही मुझे बुलवा के गए थे। मैं फिर बोलता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी की लाइनें हैं ये वाली, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। आखिरकार कौन रूठा हुआ है? इस देश में जो हमने देखा इतने दिनों में, प्रधानमंत्री जी डिफेंस मिनिस्टर का भी रोल प्ले कर रहे थे। इसलिए जिस सड़क पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हरकुलिस विमान से उतरे थे, वो हाईवे किसी ने डिजाइन किया था तो समाजवादी लोगों ने डिजाइन किया था। यूपी में तो डिजाइन हो गया एक और, लेकिन देश में क्यों नहीं ऐसी सड़कें बन रही जहां पर इमरजेंसी के समय पर एयरफोर्स इसको इस्तेमाल कर सके? और बनाइए, मैं तो कहूंगा कि और बनाइए, और बनाइए, मैं तो कह रहा हूं। और जिस तरीके से हमारी सेना ने जो मुकाबला किया है, सीज फायर के बाद भी ड्रोन आ रहे थे, ये भी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीको को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अध्यक्ष महोदय, सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से जवाब आए तो इन सवालों का जवाब आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटा सा होगा, वह इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, गेम थ्योरी, और यह थ्योरी बताती है कि जब हमारे चिदंबरम साहब भी अच्छी तरह जानते होंगे इस इकोनॉमिक्स की थ्योरी को, गेम थ्योरी, यह थ्योरी बताती है कि जब किसी को यह लगता है किसी काम में लो कॉस्ट और हाई रिटर्न है तो उस व्यक्ति को वह काम करने में मजा आता है। सभापति महोदय, पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने इसी गेम थियरी के अंतर्गत भारत को हमेशा अपने टारगेट पर रखा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम पाकिस्तान के लिए इस पे ऑफ कैलकुलस को चेंज करेंगे और हम आतंकवाद को उनके लिए एक कास्ट मिस एडवेंचर बनाकर ही रहेंगे, ताकि आतंकवादियों के जेहन में यह बात बैठ जाए और अच्छी तरह बैठ जाए कि यदि हमारे एक भी भारतीय नागरिक को कुछ हुआ तो उनके पूरे आतंक ठिकानों को हम जड़ से नेस्त नाबूद करें। इसलिए सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ है। सभापति महोदय, यह तो रही वर्तमान की बात, लेकिन भविष्य के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का महत्व यह है कि भारत का नागरिक अब किसी सॉफ्ट देश का वल्नरेबल सिटीजन नहीं है, बल्कि एक आम भारतीय अब एक मजबूत भारत का स्वाभिमानी नागरिक है। सभापति महोदय, अभी कल ही
लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान मैंने इस बात का जिक्र किया था कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को यह दायित्व सौंपा। आइए आइए, आपको देख के मैं खुश थी कि आप वापस आ गए। सबसे पहले मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूं जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, हमारे देश के घने जंगलों में, बर्फीले पहाड़ियों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 1948 से लेकर अब तक, जब से पाकिस्तानी रेडर्स ने कश्मीर पे हमला किया, तब से लेकर अब तक हमारी देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आजादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? अध्यक्ष महोदय, ये लोग बैसारन वैली में, पहलगाम के पास कश्मीर में क्या कर रहे थे? आजकल पब्लिसिटी का दौर है, प्रचार का जमाना है। कुछ समय से हमारी सरकार ये प्रचार कर रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, कि कश्मीर में शांति है, अमन चैन है। प्रधानमंत्री जी ने खूब भाषण दिए, देशवासियों को कहा कि चलिए कश्मीर चलिए, सैर करिए। कई बार मैंने ये भी देखा मीडिया पर, टीवी पर कि कश्मीर जाइए, जमीन खरीदिए, अब वहां अमन चैन है, शांति का वातावरण है। इसी बीच शुभम द्विवेदी, एक कानपुर के नौजवान, और उनके पूरे परिवार ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे। शुभम द्विवेदी की 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, प्रेम और दोस्ती का ऐसा रिश्ता था कि वो एक दूसरे को बच्चों की तरह हंसाते थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा है और ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं कि उस वीडियो को देख के किसी का भी दिल टूट जाए कि इस परिवार को इस तरह से उजड़ने क्यों दिया हमने। 22 अप्रैल 2025 को बैसारन वैली में मौसम का मिजाज अच्छा था। जैसे हर रोज लगातार 1000 से 1500 लोग वहां पहुंचते थे, उसी तरह से उस दिन भी तमाम पर्यटक वहां पहुंचे। वहां का रास्ता आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, जंगल से जाना पड़ता है, पहाड़ों के बीच जाना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। ये परिवार वहां पहुंचे, मौसम सुहाना था,
उनके बच्चे ट्रैम्पोलिन पे खेल रहे थे, कोई जिपलाइन कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, तो कोई कश्मीर की सुंदर वादियों की ठंडी हवा का मजा ले रहा था। शुभम अपनी पत्नी के साथ एक स्टॉल पे खड़े थे। तभी अचानक 4 आतंकवादी जंगल में से निकलते हैं और शुभम को वहीं अपनी पत्नी के सामने मार डालते हैं। उसके बाद वे वहां से पूरे वैली में 1 घंटे के लिए लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। किसी के पति को अपनी पत्नी के आंखों के सामने, किसी के पिता को अपने बेटे के सामने, चुन चुन कर 26 लोगों को मार डालते हैं। शुभम की पत्नी घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ती है। वहां पता चलता है कि तमाम लोग जंगल की तरफ दौड़े हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने बेटे का हाथ पकड़ के पहाड़ों पर घसीटता हुआ जा रहा है, कोई कश्मीरी घोड़े वालों और गाइडों की मदद लेते हुए चले जा रहा है। कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से शुभम की पत्नी के शब्दों में किसी ऐसी शक्ति ने हमको बचा कर रखा कि हमें किसी न किसी तरह से हम अकेले नीचे पहुंचे। और मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे। और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। 3 महीने बाद जेएनके के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बैसारन वैली में बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, खत्म भी वहां होती है और वहीं खत्म हो जाती है। उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम टीआरएफ है,
थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये टीआरएफ? 2019 में ये गुट बना, 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और 2020 अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक पूरी लिस्ट है इन हमलों की। मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं एक एक को नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक टीआरएफ ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में? इसकी क्या वजह थी? ये सब सरकार के संज्ञान में था और आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। अभी नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय
जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। सेना, देश, संसद से सच छुपाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करें। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। आप देंगे?
मंत्री देना भाई देना, आपको टाइम मिलेगा तो, टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है। देश की जनता के लिए आपके हृदय में कुछ नहीं रहा। बहुत समय हो गया है आप इस प्रचार में ही लिप्त हैं, जनता को देख नहीं पा रहे हैं। जो पहलगाम में हुआ, खत्म करती हूँ, जो पहलगाम में हुआ उससे हर एक देशवासी के दिल पे चोट पहुंची है। हिमांशी नारवाल की गुहार ने हम सबको शर्मिंदा किया है। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े हुए एक आखिरी बात करना चाहती हूँ। इस सदन में लगभग सभी के पास सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था है। हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ सुरक्षा कर्मी आते हैं। आपको भी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, आपको भी मिल जाएगी। मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता
गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितनी भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, सुबह भी मैं शिव मंत्र बोल के आई हूं। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या है? शिव मंत्र इनका खत्म कर लूं अपना भाषण। शिव मंत्र मैं एक बार उन 25 भारतीयों के मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे। किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे। वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत पुणे, सैयद आदिल हुसैन शाह, वानी, रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, मानिए प्लीज, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोते, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। मैं अपनी पार्टी शिवसेना और अपने नेता एकनाथ शिंदे जी को धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं यहाँ पर सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपका इम्यून सिस्टम आप पर ही अटैक करने लगा है? क्या आप भी थका हुआ, कमजोर और बीमार महसूस करते हैं? क्या है इसका मूल कारण और कैसे रहें स्वस्थ? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संकल्प है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक बेघर न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना इसी सोच को सार्थक कर रही है। आज हर गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवार को एक पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक घर उपलब्ध हो रहा है। यह अभियान सबका साथ सबका विकास की भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यूपी की इसी विकास यात्रा के साक्षी बनने के लिए हमारी टीम उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पहुंची। गरीब और जरूरतमंदों तक आवास प्रदान करने के मामले में उत्तर प्रदेश आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है। आवास निर्माण की रफ्तार, पारदर्शिता से उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक आवास जनता को सौंपे। इन्हीं में से एक हैं शामली के रहने वाले सुरेंद्र पाल। जर्जर हो चुका मकान जब ढह गया तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुरेंद्र पाल के परिवार के सिर पर मजबूत छत लेकर आई। आज वो इसी छत तले अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। वो सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभाव तो यह है जी, गरीबों की मदद हो जाती है। जिसके पास मकान है उनके मकान बन जाते हैं। 1,20,000 रुपए बैंक से किस्तों द्वारा है। हमें 2023-24 में मिला है और हमारे पास छत वट सब टूटी हुई थी और कच्चा ही जो है प्रोग्राम था। इसमें योगी जी ने योजना के अंतर्गत हमको जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना का लाभ दिया। हम ये चाहेंगे कि ऐसी योजना चलती रहे, हम जैसे सभी को लाभ मिले। केंद्र और यूपी की डबल इंजन वाली सरकार इन योजनाओं के तहत सिर्फ छत नहीं दे रही, बल्कि एक ऐसे समाज की नींव रख रही जहां हर नागरिक को समान अवसर और गरिमामय जीवन मिल सके। शामली के ही रहने वाले जीत सिंह और उनके परिवार के सदस्य भी आज इसी तरह के जीवन का अनुभव कर पा रहे हैं। हम तो 5 साल जो है आप झोपड़ी में रहे, हमारे सिर पे मकान नहीं था और अब बहुत वो है उसमें मकान में ठीक हम फिलहाल इनकी उनसे प्रधानमंत्री उसकी योजना से स्थिति बहुत खराब थी। हमारे सिर पे छत नहीं थी।